Welcome back to the another part of the chapter 3 linear equation in two variable। तो हमने यहाँ पर कर लिया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे थे हम, और फर्स्ट का मैंने फोर्थ पार्ट तक सॉल्व करके दिखा दिया था आपको। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक ये थोड़ा सा ये ग्राफ ना, क्योंकि मैंने इसको मैनुअली बनाया है सब कुछ। वैसे तो आपको ग्राफ पेपर मिलेगा तो इतनी प्रॉब्लम आएगी नहीं इसमें, लेकिन ये लाइन आपको थोड़ी सी सीधी करनी पड़ेगी, ठीक है। ये लाइन को ना हम थोड़ा सा क्या करते हैं, पहले तो ये एरिया रिमूव कर दूं मैं, और ये लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है, ये कुछ इस तरीके से जाएगी, ठीक है। तो ये लाइन को कुछ इस तरीके से जाना है, तो ये पॉइंट बदल जाएगा बस इसका एक। हालांकि आपको जब भी ये ग्राफ बनाने के लिए आएंगे तो आपको तो ग्राफ पेपर मिलेगा, तो उस पर ये मिस्टेक होगी नहीं जहाँ तक है, ठीक है। ये -1 होगा, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आएंगे आपके -1,0, ठीक है, ना कि -2,0। बस ये छोटा सा एक करेक्शन था, ठीक है। ये आपको सही कर लेना है। और ये जो पॉइंट है ये आपका एग्जैक्ट 3 यहाँ पर आएगा, सही है। बस ये थोड़ा सा, इसीलिए हम यहाँ पर सर्कल बनाते हैं। अगर कोई आपसे पूछना ये सर्कल क्यों बनाए, डॉट क्यों नहीं बनाए, तो सर्कल का मतलब होता है इस रीजन में कहीं पर भी हो सकता है ये पॉइंट हमारा, ठीक है। तो इन्होंने शेड करने के लिए भी कहा था, तो इसको शेड भी कर देते हैं ट्रायंगुलर रीजन को। ये शेड कर दिया, ठीक है। ये है, ठीक है। तो अब ये करेक्ट है, पहले भी करेक्ट ही था, बट वो मेरे से ही मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी, क्योंकि मैं मैनुअली इसको प्लॉट कर रहा था। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया था, 5th क्वेश्चन को देखते हैं, जो 5th पार्ट है। तो 5th क्वेश्चन में बोला जा रहा है फिफ्थ पार्ट जो है वो रूट में है। तो आइए रूट वाला भी आप सीख जाएंगे, रूट में कैसे सॉल्व करते हैं। तो √2 + x √3y = 0 है यहाँ पे। और नेक्स्ट इक्वेशन है आपकी √3x - √8y = 0। तो ये सपोज़ करो फर्स्ट है और ये सपोज़ करो सेकंड है। तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे थे, तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए वही एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ले लेते हैं हम। तो 1 से √2x + √3y = 0 है, ठीक है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो x बराबर आ जाएगा आपका -√3y / √2, ठीक है। तो ये x की वैल्यू आ गई हमारी। नाउ बाय पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, इसको सेकंड में पुट कर देते हैं। तो सेकंड लिख लेते हैं पहले। तो √3x - √8y = 0 था। तो अब x की जगह हमें इस पूरे को रख देना है -√3y / √2, -√8y = 0, ठीक है। तो √3 × √3 करोगे तो ये बचेगा -3y / √2 -√8y = 0। तो अब LCM ले लेते हैं। तो LCM आएगा आपका √2, ठीक है। तो इधर तो बचेगा -3y, और इधर आएगा आपका, इसके अपॉन में 1 ले सकते हैं। तो 1 √2 से √2 की मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। √8 को मैं लिख सकता हूँ, देखो √8 है ना यहाँ पर, इस √8 को मैं लिख सकता हूँ √2 × √4 लिख सकता हूँ मैं इसे, ठीक है। क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे आप तो √8 ही आएगा। तो और आप जानते हो √4 से 2 तो बाहर आ जाएगा रूट से, और इस 2 की इस 2 से मल्टीप्लाई, √2 से मल्टीप्लाई होगी तो ये 2 × 2 बचेगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन समझ में आई आपको। √8 को मैं लिख सकता हूँ √2 × √4। अब नीचे अपॉन में 1 था, तो 1 से √2 को डिवाइड दोगे जब तो √2 ही आएगा। तो √2 की √2 से मल्टीप्लाई होगी तो 2 आएगा, और 4 का अंडर रूट क्या होता है, 2 होता है। तो कुछ ये इक्वेशन बनी हमारी, ये बराबर 0। अब √2 तो 0 में चला जाएगा, तो फाइनली -3y, और ये हो जाएगा आपका -4y = 0। तो ये y आ गया आपका 0 ओवरऑल, ठीक है। 3 और 4 7y आएगा, 7y = 0, तो y = 0, ठीक है। तो ये y कैलकुलेट हो गया हमारा। अब हम
सिंपली y से x निकाल लेते हैं। तो अब कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं y की वैल्यू, तो यहाँ पर भी लिख देते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो 1 में मैंने पुट कर दी, तो ये बचेगा आपका √2x प्लस के √3y इज इक्वल टू 0। अब y तो 0 आया है, तो ये बचेगा √3x प्लस 0 बराबर 0। तो x भी आपका ओवरऑल 0 ही आ गया। ठीक है, तो यानी इसमें x और y दोनों की वैल्यू क्या थी, 0 0 थी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर अब वैल्यूज़ फ्रैक्शन में है, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 5y/3 इज़ इक्वल टू -2, और जो दूसरी इक्वेशन है वो है हमारी x/3 प्लस y/2 इज़ इक्वल टू 13/6। तो देखो अब ये वैल्यू फ्रैक्शन में है। ठीक है, अब फ्रैक्शन से आप चाहो तो इनको स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना, ax प्लस by प्लस c वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो एलसीएम लेकर के, या फिर आप डायरेक्ट सॉल्व करना चाहो तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन हैवी लगेगी और तो कुछ नहीं है। ऑल्दो मैं तो आपको इस तरीके से बता रहा हूँ, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। जैसे 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6, तो यहाँ पे 2 3 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9x, और 3 2 ज़ा 6 2 5 ज़ा 10, और इधर आएगा -2, 6 इधर चला जाएगा, तो ये बचेगा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो ये हमारी देखो अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई इक्वेशन, तो ऐसे चेंज कर सकते हो आप। अब ये पहला वाला ही सवाल बन गया जस्ट। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर भी हम एलसीएम ले लेते हैं 3 और 2 का, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/6। तो 6 से 6 तो कैंसिल ही हो गए, तो यहाँ बचा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो ये सेकेंड इक्वेशन हो गई हमारी। ठीक है, तो इसको सेकंड ले लो और इसको ले लेते हैं फर्स्ट। तो अब सेकंड से मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि सेकंड वाली इजी है थोड़ी। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं हम। तो ये आएगा आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 13 माइनस 3y, और x आ जाएगा आपका 13 माइनस 3y अपॉन में 2। ठीक है, तो ये x आ गया। अब इसको हम पुट कर देते हैं फर्स्ट में, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, 1 में पुट कर देते हैं, और 1 में पुट करने के बाद आपको 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12, और यहाँ x पुट कर देते हैं 9 की जगह, तो ये हो गया 13 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 10y इज इक्वल टू -12। ठीक है, ये हो गया। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं हम चाहो तो, नहीं सॉल्व नहीं होगा ये, क्योंकि 10 भी है साथ में, कॉमन नहीं आ रहा है कुछ भी, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा 9 3 ज़ा 27 7, और सॉरी 2 11 माइनस 27 अपॉन 2 माइनस 10y इज इक्वल टू -12। तो अब एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आएगा 2, तो 1 ऊपर तो यही बचेगा 27y, और ये हो जाएगा आपका 20y, और 2 इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा 12 दूनी 24। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएंगे y वाले ऐड हो जाएंगे, दोनों माइनस के हैं, तो 7, और ये हो जाएगा 47y, और 117 उधर जाके ये भी माइनस का हो जाएगा, तो ये भी माइनस में आया है, तो -47y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 141 माइनस का, तो ये कैंसिल आउट ही हो गया। ठीक है, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 141/47। तो आई थिंक ये 3 टाइम्स चला जाएगा, 3 7 ज़ा 21 का 2 कैरी। ठीक है, तो y आपका फाइनली आ गया 3। ठीक है, y3 आ गया, तो अब हम x भी निकाल सकते हो। इसको बस कहाँ पुट कर देते हैं, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। लेट से इस वाली में ही पुट कर देते हैं, इक्वेशन 2 में। यहाँ मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 थी हमारी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, तो 2x प्लस 3 3 ज़ा 9 इज इक्वल टू 13, 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 9, तो 13 में से 9 गए तो बचे 4, तो x की वैल्यू आ गई सीधे सीधे 2। ठीक है, इस तरीके से हम
वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने। तो ये थे 6 सवाल जो कि थे सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बेस्ड। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि कैसे सॉल्व किए हैं। कोई भी डाउट बने तो आप मुझसे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। और चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ बोला जा रहा है सॉल्व 2x + 3y। इक्वेशन दे रखी है 2x + 3y = 11। और एक और इक्वेशन है 2x - 4y = -24। तो ये वाली थोड़ी और सॉल्व हो सकती है। 2x - 4y है ना, 2 कॉमन आ रहा है इसमें, तो x - 2y = -24। तो 2 से ये कट जाएगा 12 टाइम्स, ठीक है। तो जो फाइनल इक्वेशन बनी हमारी वो बनी x - 2y = -12। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है। तो हमेशा इक्वेशन जितनी रिड्यूस हो सके उसको आप रिड्यूस करने की कोशिश करो। तो रिड्यूस हो जाती है तो सबसे बेस्ट रहता है फिर सॉल्व करना, कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाती है। तो इसमें बोला जा रहा है कि हैंस सॉल्व दीज टू इक्वेशन एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। और यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखी है m की वैल्यू निकालने के लिए, y = mx + 3। तो अगर x और y फाइंड आउट कर लेते हैं हम तो वो इसमें पुट कर देंगे x और y, तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी हमारी, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। तो चलिए पहले इन 2 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले इक्वेशन 1 से वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2 से निकाल लेते हैं वैल्यू, क्योंकि 2 ईजी है थोड़ी सी। तो x - 2y = -12 है, तो x बराबर सीधे सीधे आ जाएगा -12 + 2y, है ना। माइनस का 2y राइट हैंड साइड में जाके प्लस पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब इसको हम फर्स्ट में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या आती है हमारी 2x + 3y, 2x + 3y = 11। इसमें पुट कर देते हैं हम इसको x की जगह। तो 2 - 12 + 2y + 3y = 11, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24 और ये हो जाएगा आपका 2 × 2 = 4y, ठीक है। और प्लस के 3y = 11। तो 4 और 3 ये तो हो गए 7y और ये हो गए आपके 11 और ये हो जाएंगे 25 और ये 35, ठीक है। -24 उधर जाके ऐड हो जाएगा 11 में, तो ये 35 हो जाएगा। और आप जाते हो 7 × 5 = 35 होता है। तो y डायरेक्टली आ गया आपका 5। अब y 5 आ गया है, तो आइए आगे की कैलकुलेशन देख लेते हैं। y को हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड थी हमारी x - 2y = -12। तो यहाँ y की जगह 5 पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा 2 × 5 -12। तो ये हो जाएगा 10 उधर जाके ऐड हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है -2, ठीक है। x -2 आ रहा है। अब ये जो गिवन इक्वेशन थी हमें यहाँ से m की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y = mx + 3 जो कि हमें गिवन था। यहाँ से y आया है मेरा 5 और x आया है -2 + 3। तो यहाँ से 5 इधर जाके हो जाएगा आपका 5 - 3 और ये हो जाएगा -2m। तो m की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है आपकी -1, क्योंकि 5 में से 3 गए 2 और -2 डिवाइड में जाएगा तो 1 2/2 हो जाएगा, तो -1 आ रहा है m। तो ये हमारा बना फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये भी आसानी सवाल था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 से हमारी वर्ड प्रॉब्लम चालू हो जाती है यहाँ से। आइए वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है इनको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट आपके लिए बोला जा रहा है इसमें, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज़ 26 एंड 1 नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, फाइंड दैम। तो यहाँ बोला जा रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन, या मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, 2 नंबर के बीच का डिफरेंस 26 है एंड 1 नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, फाइंड दैम, ठीक है। तो 2 नंबर थे, दोनों ही मिसिंग है और उनको हमें ढूंढने के लिए बोला जा रहा है। तो 2 वेरिएबल हम पढ़ रहे हैं, तो लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकेंड नंबर बी y। तो पहले नंबर को हमने x ले लिया और दूसरे नंबर को हमने y ले लिया। अब यहाँ पे बोला जा रहा है द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज़ 26, इन दोनों, और हमने x को बड़ा माना है, ठीक है। यहाँ पर मैं ये बता देता हूँ कि x जो है वो बड़ा है y से,
ठीक है, वरना बड़े छोटे का पता नहीं चलेगा हमें। तो x बड़ा है y से, तो वो कह रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज़ 26। तो और y भी देखो होने के लिए तो y भी x से बड़ा हो सकता है, ठीक है, हमें पता नहीं है कौन सा नंबर कौन से किस से बड़ा है, तो यानी कि दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर। फिलहाल के लिए हम ये ले लेते हैं कि x बड़ा है y से, और इसको देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं क्या रिजल्ट निकल के आते हैं। तो वो कह रहे हैं डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज़ 26। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तो x माइनस वाई बराबर है 26, ठीक है, और सिमिलरली y माइनस एक्स बराबर भी हो सकता था 26, एंड वन नंबर इज़ 3 टाइम्स दी अदर, और जो एक नंबर है ये जो बड़ा वाला है जिसको मैंने x को बड़ा माना है यहाँ पर, तो वो जो नंबर है वो 3 टाइम्स है दूसरे नंबर का, तो उसको आप इस तरीके से दिखाओगे, ठीक है। फाइंड देम, तो एक इक्वेशन तो हमारी ये बन गई यहाँ पर, और एक बन गई ये हमारी इक्वेशन। तो अब सिंपली यहाँ पर x की वैल्यू पता ही है हमें सेकंड इक्वेशन से, तो सेकंड से फर्स्ट में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 थी हमारी x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, तो x की जगह 3y पुट कर दिया हमने, तो 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। तो ये हो गया आपका 2y इज इक्वल टू 26, तो 2 से कट करोगे तो आएगा 2 1 2, 2 3 6, y की वैल्यू आ गई हमारी 13, ठीक है। तो y हमारा 13 था, तो x कितना रहा होगा, तो 3 टाइम्स है x, तो यहाँ पर हमारा x भी निकल के आ गया फ्रॉम इक्वेशन 2। तो x बराबर कितना है भैया, 3y है, तो x बराबर आ जाएगा 3 इंटू 13, और ये होता है आपका 13 3 39, 39। तो x भी आ गया, y भी आ गया, तो दोनों का डिफरेंस 26 था। तो अब देखो 39 में से आप 13 माइनस करो तो कितने बचेंगे, 26 बचेंगे हमारे, ठीक है। तो यानी कि ये इक्वेशन भी हमारी सही आ रही है। अगर मैं बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करूँ तो 26 आना चाहिए, जो कि आ रहा है, और पहला नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है, तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो ये वेरीफाई भी हो गया। और लास्ट में जो है आंसर लिखना ज़रूरी होता है, तो आप क्या लिखोगे, सो द फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू 39 एंड द सेकेंड नंबर इक्वल्स टू 13, ठीक है। पहला नंबर क्या था, x था, और दूसरा y था। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। चलो अब इसका अगला पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 3 में बोला जा रहा है, साइड में आपको दिख रहा होगा, ये NCERT की बुक है, अरे सेकंड है भाई, सेकंड है। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड दैम। तो 2 एंगल थे जो कि सप्लीमेंट्री एंगल हैं। अब आप जानते हो दो तरीके के एंगल्स होते हैं, मैं यहाँ बता देता हूँ। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री, और एक होता है सप्लीमेंट्री, जो यहाँ पर गिवन है हमें, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। तो दोनों एंगल क्या होते हैं ये इसको समझ लो यहाँ पर शॉर्ट में, दोनों पर बेस्ड पूछा जा सकता है क्वेश्चन जब NCERT में गिवन है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं ऐसे एंगल, मान लो ऐसे 2 एंगल जिनका सम जो है एंगल A प्लस एंगल B वो आना चाहिए 90 डिग्री, और सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिन 2 एंगल का सम जो है वो आना चाहिए 180 डिग्री, ठीक है। तो ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल। तो जिन 2 एंगल का सम 90 आ रहा है वो कॉम्प्लीमेंट्री, जिन 2 एंगल का सम 180 आ रहा है वो सप्लीमेंट्री, ठीक है। चलिए आइए इनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल, तो हम 2 एंगल लेट कर लेते हैं, लेट दी लार्जर एंगल इक्वल्स टू x डिग्री एंड द स्मॉलर एंगल इक्वल्स टू y डिग्री, ठीक है। एक x डिग्री का था और एक y डिग्री का था, हमें नहीं पता कितने के थे। तो अब सप्लीमेंट्री एंगल है, अब आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में। तो पहले तो ये बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि जो लार्जर एंगल है वो एक्सीड है, मतलब एक्सीड का मतलब होता है ज़्यादा है स्मॉलर वाले से 18 डिग्रीज़। तो हमने यहाँ पर दिखा देते हैं कि जो x डिग्री है वो ज़्यादा बड़ा है y से, ठीक है। यहाँ हमने ये ऐसे रफली शो भी कर दिया कि जो x वाला है वो बड़ा है, और लिखा भी है हमने वैसे यहाँ पर लार्जर एंगल, तो यहाँ से भी पता चल रहा है।
तो लेट द लार्जर एंगल भी x डिग्री, तो जो लार्जर वाला है वो कह रहे हैं वो एक्सीड है छोटे वाले से कितना ज़्यादा है, 18 डिग्री ज़्यादा है। तो यहाँ से ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। और सेकंड हमें पता है कि जो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं तो उनका जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री के बराबर। तो ये हमारी आ गई सेकंड इक्वेशन। तो एक इक्वेशन के लिए तो कंडीशन क्वेश्चन में गिवन थी हमें, और एक हमें बाय डिफ़ॉल्ट मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं बचपन से तो पता है, ठीक है। तो इतनी नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए। तो अब पहले से x की वैल्यू उठा के सेकंड में डाल देते हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये सॉल्व हो जाएगा। तो क्या लिखें, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2, ठीक है। तो इक्वेशन 2 है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, तो यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो अब y और y तो मिलके हो गए 2y, और 18 180 माइनस 18 करोगे तो ये आएगा 2y इज इक्वल टू 18 माइनस कर दो तो 10 में से 2 गए 8 बचे, और इधर 7 में से 1 गए 6, और ये 1, तो y आ गया आपका 2 से इसको डिवाइड कर लो 162 को, तो 2 8 ज़ा 16 2 1 ज़ा 2। तो यानी जो y वाला एंगल था वो था तो 81, और y आ चुका है तो हम x भी निकाल सकते हैं। तो आइए x के लिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारा आ जाएगा x बराबर y प्लस 18, तो x 81 प्लस 18, तो x आ जाएगा हमारा 8 और 1 9 99, ठीक है। तो ये वो दो एंगल थे जिनके बारे में बात हो रही है। तो वेरीफाई भी कर सकते हो, इनका सम 180 आना चाहिए, 9 और 1 10, 9 और 1 10 और 8 18, ठीक है, ठीक है। और लास्ट में हम लाइन स्टेटमेंट क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखेंगे अपनी, क्या कि सो द लार्जर एंगल इज इक्वल टू 99, जिसको हमने x माना था, एंड द स्मॉलर एंगल इज़ इक्वल टू 81 डिग्री, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर बना यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, थर्ड को। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800 रुपीज़, लेटर शी बाय 3 बैट्स एंड 4 बॉल्स फॉर 1750 रुपीज़, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो ईच बॉल और ईच बैट का कॉस्ट पूछा है हमसे, इसको लेट कर लेते हैं दो वेरिएबल में, ठीक है। जो चीज़ पूछी जाए उसी को हम लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो कैसे करें, लेट दी कॉस्ट ऑफ 1 बैट, पहले क्या है बॉल है, 1 बैट इक्वल्स टू ₹x, एंड दी कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल्स टू ₹y, ठीक है। तो बैट x रुपीज़ का था और एक बॉल जो थी वो y रुपीज़ की थी। तो मुझे बताओ अगर एक बैट जो है वो x रुपीज़ का है तो 7 बैट बोला जा रहा है यहाँ पर। तो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। तो वो बोल रहे हैं कि एक बैट की कीमत पता है मुझे x रुपये का है, तो 7 बैट कितने रुपए के हो गए, 7x रुपीज़ के, है ना। ये इस तरीके से समझ लो कि अगर कोई बैट जो है मान लो 10 रुपये का बैट था एक, तो 5 बैट कितने रुपए हो गए, 5 × 10 करोगे। तो इसी तरह से हमने एक बैट अगर x रुपीज़ का है तो 7 कितने के हो गए, 7 × x 7x रुपीज़ के, ठीक है। प्लस बॉल भी खरीदी है साथ में, तो 6 बॉल खरीदी हैं और एक बॉल की कीमत है y, तो 6y हो जाएगा सीधे सीधे। तो ये हमारे पास आ गई टोटल कॉस्ट। अब ये टोटल कॉस्ट वेरिएबल्स में आई है, लेकिन उसने पे कितने करें, 7 बैट और बॉल के 3800 रुपीज़। तो ये पहली इक्वेशन आ गई हमारी यहाँ पर, ठीक है, सिंपल है। और एक सेकेंड वाले स्टेटमेंट से आ जाएगी, 3 बैट्स हैं और 5 बॉल्स हैं, तो ये खरीदे उसने 1750 रुपये के। ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। नाउ अब हमें क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट, वही निकाला। अब इनको सॉल्व करके x और y आ गए तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसानी क्वेश्चन था, है ना, इसमें कोई इतनी टफ नहीं था। बस अब क्या करना है, वही काम जो करते हुए आ रहे हैं। कोई भी एक इक्वेशन से हम वेरिएबल पुट कर देते हैं दूसरे में और इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो
फ्रॉम इक्वेशन 2, सेकेंड से पुट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो कोई सा भी ले सकते हो वैसे तो। 3x + 5y = 750। तो यहाँ से x निकाल लेते हैं हम। x आएगा 1750 - 5y, ठीक है। और x आ जाएगा आपका 1750 - 5y / 3। ये x की वैल्यू आ गई। इसको उठा के 1 में डाल देते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो पहले लिख लेते हैं इसको। 7x + 6y = 3800। तो ये हो जाएगा आपका 7 × 1750 - 5y / 3 + 6y = 3800, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबसे पहले तो। 7 0 0, 35 का 3, 12। तो ये कुछ इतना आएगा और ये हो जाएगा 35y / 3 + 6y = 3800। अब एलसीएम भी ले लेते हैं साथ ही साथ। तो ये तो आया 12250 और ये है माइनस का 35y और ये हो जाएगा 6 × 3 = 18y और 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 0 0 और 24 का 2, 9 2 11। तो ये कुछ इतना आएगा। अब 35 में से 18 गए तो कितने बचे? 7 और इधर बचा आपका 2 में से 1 गया 1, 17 बचे। 17y माइनस के और इधर ये 11400 में से माइनस हो जाएगा 12250। तो ये भी माइनस में ही आएगा। तो -17y = इसको 0, 5 का 5 और 12 में से 4 गए तो बचे 8, इधर बचा 1, तो 850 रुपये ही बचे टोटल, ठीक है। तो 850 आ गया ये माइनस का, तो माइनस से माइनस तो कट गया। तो y की वैल्यू आ गई आपकी 850 / 70, ठीक है। तो 17 पंजे 85 होता है, तो 5 टाइम्स चला जाएगा ये, तो 50 आ गई। यानी कि y जो है आपका वो आ गया 50 रुपीज़। तो y की वैल्यू आ गई हमारी। अब y आ गया है तो x भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो x निकाल लेते हैं। तो इसको पुट कर देते हैं किस में? सेकंड में। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन सेकंड में पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं आराम से। 5y = 1750। तो कितना आता? 50 आया ना y। तो 3x + 5 × 50 हो जाएगा ये, और ये 1750। 3x = 1750 - 250, ठीक है। तो x आ जाएगा आपका 0 0 और 17 में से 2 गए तो बचे 15। तो ये हो जाएगा आपका 3 3 यानी कि 500। यानी कि जो x है वो आपका आ गया 500, ठीक है। तो बॉल छोटी होती है भाई, उसकी प्राइस कम होगी, जाहिर सी बात है। तो बस अब क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख लेते हैं। x हमने क्या माना था? बैट। तो सो द कॉस्ट ऑफ 1 बैट equals to 500 rupees and cost of 1 ball equals to 50 rupees। तो अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहो तो 50 और 500 को इसमें डाल के देखो, तो ऐड करने पर इतना ही आना चाहिए, ठीक है। तो ज़रा x की जगह हम डालें 500, तो ये आएगा आपका 3500 और 6 की जगह 50 डालोगे तो आएगा 3000, ठीक है। सॉरी 300 आएगा 300, ठीक है। और जब इसे ऐड करोगे तो आएगा 3800। तो देखो वेरीफाई भी हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को निकाल के वेरीफाई भी कर सकते हो और उसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। ये हमारा आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये बैट वाला समझ में आया होगा। इसमें थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन थी बट इतनी नॉर्मल है, इतनी चलती है 10th के हिसाब से। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4th। तो 5th क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट है, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो 4th में बोला जा रहा है दी टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। तो एक सिटी है जिसमें टैक्सी वाला क्या करता है, एक फिक्स्ड चार्ज तो लेता ही लेता है ट्रैवल करने का, और फिर
चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से भी वो चार्ज लेता है, ठीक है। तो फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर दी चार्ज पेड इज़ 105। तो 10 किलोमीटर तक गया वो, और उसने टोटल जो रकम ली है वो ली है 105 रुपये, ठीक है। और 15 किलोमीटर की डिस्टेंस के लिए उसने 155 रुपये लिए। तो यहाँ से 2 इक्वेशन तो बन जाएंगी हमारी। व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड चार्ज पर किलोमीटर। तो उन्होंने पूछा क्या है कि फ़िक्स चार्ज बताइए और चार्ज पर किलोमीटर भी बताइए कितना था। तो हम लेट कर लेते हैं जो चीज़ पूछी हुई है। तो लेट दी फिक्स्ड चार्ज बी रुपीज़ एक्स एंड द चार्ज पर किलोमीटर बी रुपीज़ वाई, ठीक है। तो फिक्स चार्ज x रुपये है, ये हमने मान लिया, मतलब x तो वो लेगा ही लेगा ट्रैवल करने का, और फिर कितने किलोमीटर जाना है तो पर किलोमीटर के हमने y रुपीज़ ले लिए, ठीक है। जैसे 5 किलोमीटर जाना है और मैं कहूँ 1 किलोमीटर के 2 रुपये लगते हैं, तो 5 किलोमीटर के कितने लगेंगे 5 × 2, ठीक है, 10 रुपये टोटल। तो पर किलोमीटर के भी चार्ज लग रहा है और फिक्स चार्ज भी लग रहा है। तो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इक्वेशन बनाते हैं हम अपनी। तो देखो कितना गया है वो गया है यहाँ पे 10 किलोमीटर गया है टोटल, ठीक है। टोटल डिस्टेंस जो गया है वो 10 किलोमीटर डिस्टेंस गया है, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ इस 10 किलोमीटर जाने में उसने जो है 10 किलोमीटर की ये जो डिस्टेंस ट्रैवल करी है, तो मुझे बताओ उसमें उसने फिक्स्ड चार्ज यानी x रुपये तो पे करे होंगे, ठीक है, फिक्स चार्ज तो लगा ही लगा होगा, प्लस 10 किलोमीटर जाने के पर किलोमीटर के हिसाब से भी पैसे लगे होंगे। तो देखो 1 किलोमीटर जाने के कितने रुपीज़ लगते हैं y रुपीज़, तो 10 किलोमीटर जाने के कितने रुपीज़ लगे होंगे 10y, ठीक है। और टोटल अमाउंट जो उसने इसका पे किया वो किया यहाँ पर दे रखा है 105 रुपये। तो ये तो हमारी बन गई पहली इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। फिर वो गया है 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर जाने में उसका फिक्स्ड चार्ज यानी x रुपये तो लगे ही लगे होंगे क्योंकि हमने फिक्स चार्ज को x मान रखा है, और 15 किलोमीटर जाने में उसे पर किलोमीटर के हिसाब से भी पैसे देने पड़े होंगे। तो 1 किलोमीटर जाने में y रुपीज़ लगते हैं, तो 15 किलोमीटर जाने में कितने रुपीज़ लगेंगे 15y 15y, ठीक है। और टोटल अमाउंट जो उसने पे किया वो किया 155 रुपये। तो ये हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन। बस अब तो ये वही सवाल बन गया जो हम ऊपर सॉल्व कर रहे थे। तो इसमें से एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो लेट्स से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट से हम x + 10y = 105 दे रखा है, तो यहाँ से x निकाल लेते हैं 105 - 10y, ठीक है, 105 - 10y। अब इसको सेकंड में पुट कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, तो पुट करो इसे, तो ये आएगा x + 15y = 155, ठीक है। और x की जगह हमने लिया है 105 माइनस का 10y प्लस का 15y = 155। तो 10 में से 15 में से 10 गए तो बचे 5y, और इधर 155 में से माइनस कर देंगे हम 105, तो y बराबर आ जाएगा आपका 0, ठीक है, 5 का 5, तो 50 बचे। जब 155 में से 105 चले गए तो डिवाइड बाय 5, तो ये 10 आ गया सीधे सीधे, यानी y आ गया आपका 10, ठीक है। ये आपका कितनी टाइम्स चला गया 10 टाइम्स, तो y 10 आ गया हमारा, और y 10 आ गया तो अब हम किसी में भी पुट कर देते हैं y को। लेट्स से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो x + 10y = कितना था 105, तो ये आ गया आपका 10 × 10 105, तो 10 × 10 100 होता है, 100 उधर जाके 105 में से माइनस कर दोगे तो ये आपका आ गया क्या x, ठीक है। तो ये था आपका फिक्स्ड प्राइस, फिक्स्ड जो था चार्ज। तो अब हमारा पहला आंसर तो आ गया जिसमें उन्होंने बोला था फिक्स चार्ज बताइए। सो फिक्स चार्ज ऑफ टैक्सी इक्वल्स टू ₹5 एंड चार्ज पर किलोमीटर ऑफ टैक्सी इक्वल्स टू ₹10, ठीक है। तो 10 रुपये तो जो थे वो पर किलोमीटर के 10 रुपये ले रहा था, और फिक्स चार्ज तो टैक्सी के 5 रुपये थे। अब उन्होंने इसी में ही एक और क्वेश्चन पूछा है लास्ट में, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, ठीक है। तो ये तो पहले का आंसर था, इसी में उन्होंने बी पार्ट पूछा है, इसको बी पार्ट डाल के कर देते हैं। ये ए पार्ट हो गया, सपोज़ करो ये जो मैंने सॉल्व किया ये ए पार्ट था, अब यहाँ से बी पार्ट कर रहा हूँ मैं। तो वो कह रहे हैं कि अगर 25 किलोमीटर ट्रैवल करना है उसको, ठीक है, कितने किलोमीटर 25 किलोमीटर ट्रैवल करना है,
तो कितने रुपए देने होंगे, टोटल कॉस्ट बतानी है हमें, ठीक है। तो 25 किलोमीटर में मुझे बताओ आप, फिक्स्ड चार्ज तो लगेगा ही लगेगा x रुपीज़, ठीक है। और चार्ज पर किलोमीटर y हमने लिया था, तो 25 किलोमीटर जाने के कितने हो गए 25y, तो टोटल कितना पे करेगा वो, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। x हमें पता है कितना है, फिक्स चार्ज हमारा 5 है, ठीक है, प्लस 25 इंटू 10 कर दोगे तो ये हो जाएगा 250। तो बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे हम, तो ये हो जाएगा आपका 250, और 250 में 5 जोड़ोगे तो हो जाएगा 255 रुपीज़। तो टोटल जो कॉस्ट पे करेगा वो 25 किलोमीटर के, वो करेगा 255 रुपये, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। वो क्वेश्चन ईजी था काफ़ी, इतना कोई ख़ास नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का अब हम आ चुके हैं 5th पार्ट पे, और यहाँ पे बोला जा रहा है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ़ 2 एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, एंड इफ़ 3 इज़ एडेड टू बोथ एंड न्यूमरेटर इट बिकम्स 5/6, फाइंड द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन हमसे पूछा गया है, तो आप जानते हो फ्रैक्शन में 2 चीज़ें आती हैं, एक न्यूमरेटर आता है और एक डिनोमिनेटर आता है। तो जो चीज़ पूछी है उसे लेट कर लेते हैं। तो लेट दी फ्रैक्शन बी x अपॉन y, ठीक है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी x एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी y, या डायरेक्ट ही फ्रैक्शन को x अपॉन y लिख दिया हमने, ठीक है, एक ही बात है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आ जाओ, जैसे जैसे वो लैंग्वेज में बोल रहा है वैसे वैसे हमें सेट करना है बस। तो वो कह रहा है कि ये जो x अपॉन y है ना, ये 9/11 हो जाता है। कब हो जाता है, व्हेन इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर मैं न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दूँ और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दूँ, तो जो फ्रैक्शन था वो हो जाता है आपका 9/11। तो ये हमारी इक्वेशन बनी। अब इसको हम पहले जर्नल फॉर्म में लेके आते हैं, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो जाएगा आपका 11x, और ये हो जाएगा 11 2 22, ये हो जाएगा 9y, और 9 2 18, ठीक है। इधर उधर अरेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 11x माइनस 9y, और ये हो जाएगा आपका 18 माइनस 22, ठीक है। तो ओवरऑल जो इक्वेशन आएगी वो आएगी 11x माइनस 9y इज इक्वल टू, और ये बचेगा माइनस का 4, ठीक है। तो ये हमारी पहली इक्वेशन आ चुकी है जो हमें चाहिए होती है हर सवाल में। और फिर उन्होंने कहा कि इफ़ 3 इज़ एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। अगर न्यूमरेटर में 3 जोड़ दिया जाए और डिनोमिनेटर में भी 3 जोड़ दिया जाए, तो जो फ्रैक्शन है वो हो जाता है 5/6। तो फाइंड द फ्रैक्शन। तो अब इसको भी थोड़ा जनरल फॉर्म में लेके आते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6x प्लस 18 और 5y प्लस 15, तो ये हो जाएगा आपका 6x माइनस 5y, और ये हो जाएगा -3, ठीक है। तो ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन। बस इन दोनों को सॉल्व कर लेना है अब हमें। तो सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम क्या करते हैं, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3 गिवन है, यहाँ से x निकाल लेते हैं। तो अरे यार, -3 प्लस 5y हो जाएगा ये, और 6 डिवाइड में चला जाएगा। 6 कहाँ चला गया, डिवाइड में, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास। इसको पुट कर देते हैं अब किस में, फर्स्ट में। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, (11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4), 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4, इसमें पुट कर देते हैं इसे। तो ये आ जाएगा 11 इंटू -3 प्लस 5y बाई 6 माइनस 9y इज इक्वल टू -4। तो ये पार्ट सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये आएगा माइनस का 33 प्लस का 55y अपॉन 6 माइनस का 9y इज इक्वल टू -4, ठीक है। तो एलसीएम ले लेते हैं। तो माइनस का 33 प्लस का 55y इज इक्वल टू, तो ये एलसीएम ले लेते हैं, 654y, और ये हो जाएगा आपका 624। तो 55y में से 54y चले गए तो सीधे सीधे y ही बचे, ठीक है। और ये 33 माइनस 24 हो जाएगा सीधे सीधे, 33 उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो बस यही आएगा वैल्यू। 13 में से 4 गए तो 9 बचे, 9 आ गया y हमारा। अब y आ चुका है तो x निकालने में देरी नहीं करेंगे, सीधे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 थी हमारी 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। 9 आया है y हमारा, तो ये हो जाएगा 6x माइनस
तो 9 पंजे होता है 45, 45 इज इक्वल टू -3, तो ये उधर जाके हो जाएगा प्लस का 45, तो ये बचेगा आपका 42, ठीक है। तो 6 7 होता है 42, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 7, ठीक है। तो फ्रैक्शन पूछा था ना हमसे, तो फ्रैक्शन आ गया, सो द फ्रैक्शन इज x अपॉन वाई माना था तो 7/9 हो जाएगा, ठीक है, फ्रैक्शन। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको करते हैं 6th क्वेश्चन। यहाँ बोला जा रहा है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob age was 7 times that of his son. What are their present ages? तो एक जेकब है और उसका बेटा है, तो दोनों की प्रेजेंट एज हमसे पूछी है। तो लेट कर लेते हैं पहले, तो लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ जेकब बी x years and his son be y years, ठीक है। तो जेकब की एज जो है वो x ईयर्स है और जो उसका बेटा है उसकी जो एज है उसको y ईयर्स हमने ले लिया है, ठीक है। अब जैसे जैसा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोला गया है वैसे वैसे हम इक्वेशन बना लेते हैं इसकी। 5 year hence का मतलब होता है आगे की बात हो रही है, फ्यूचर की, ठीक है, आगे की, और एगो का मतलब होता है पीछे, पहले, ठीक है। तो 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. तो 5 साल बाद जो जेकब है वो अपने बेटे की उम्र का 3 टाइम्स हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखोगे? तो पहले 5 साल की एज निकालनी पड़ेगी। तो आज प्रेजेंट एज x साल का है जेकब, तो 5 साल बाद क्या वो x + 5 ईयर्स का हो जाएगा, ठीक है, और उसका बेटा भी y + 5 ईयर्स का हो जाएगा 5 साल बाद, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो जेकब है वो 3 टाइम्स हो जाएगा। तो ये रही उसके बेटे की एज, तो इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 टाइम्स हो गया वो अपनी बेटे का। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं और इक्वेशन बना लेते हैं। तो x + 5 ये हो जाएगा आपका 3y + 15, और यहाँ से हम x - 3y इज इक्वल टू 5 उधर चला के माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया आपका। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं हम सीधे सीधे, ठीक है, काफ़ी इजी है ये। नाउ अब सेकंड इक्वेशन के लिए भी उन्होंने बोल रखा है 5 years ago, 5 साल पहले। तो 5 साल पहले की बात हो रही है, यानी कि आज x ईयर्स का है जेकब, तो 5 साल पहले कितने साल का रहा होगा? तो x - 5 ईयर्स का रहा होगा। बेटा भी उसका 5 साल पहले y - 5 ईयर्स का रहा होगा। तो कह रहा है कि 5 साल पहले जेकब्स एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो इस बार उसकी एज जो थी वो 7 टाइम्स थी 5 साल पहले। तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस? तो एक इक्वेशन इनको सॉल्व करके आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। 7y माइनस का 35, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x - 7y, और 5 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये बचेगा माइनस का 30। तो ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो बस अब इन्हें सॉल्व करना रह गया है, सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, सबको हम सब्सटीट्यूशन से ही कर रहे हैं। पिछली एक्सरसाइज में ग्राफिकल मेथड से करा था, इस बार सब्सटीट्यूशन से सबको। तो x - 3y इज इक्वल टू 10, तो x बराबर आ जाएगा 10 + 3y, ठीक है। तो अब इसको पुट कर देते हैं सेकंड में। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड है हमारे पास x - 7y इज इक्वल टू -30। तो x है हमारा 10 + 3y - 7y इज इक्वल टू -30। तो 7 में से 3 गए तो 4 बचे माइनस के, क्योंकि माइनस का बड़ा है, और इधर हो जाएगा माइनस का 40। 10 उधर जाके माइनस का ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल माइनस से माइनस कट गया, और y की वैल्यू आ गई आपकी 4 × 1 = 4, 10 आ गई y की वैल्यू, ठीक है। y 10 है हमारा, तो अब x भी निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी? x - 3y इज इक्वल टू 10। तो इसमें डाल देते हैं y हम 10, तो ये हो जाएगा 30, और 30 उधर जाके हो जाएगा +30, और x आ जाएगा हमारा 40। तो यहाँ से हमें दोनों x और y आ गए, यानी कि जेकब को हमने x सेलेक्ट किया था। सो द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब इक्वल्स टू कितनी आ जाएगी? 40 ईयर्स, और एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इक्वल्स टू कितनी आएगी? 10 ईयर्स, ठीक है। बेटा 10 साल का है और जो जेकब था वो
40 ईयर्स का हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा आसानी से। तो ये थे पूरी एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बेस्ड। तो इन क्वेश्चंस को, जो ये वर्ड प्रॉब्लम्स हमने करी यहाँ पर, ठीक है, और भी साइड बुक से करोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा वर्ड प्रॉब्लम होती है, तो उनसे आपको प्रैक्टिस करनी है। इसको एक बार समझ लेना है, फिर आपको साइड बुक से सवाल करने हैं। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आए तो मेरे से ज़रूर पूछना कमेंट बॉक्स में आप लोग। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो उस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं और अपनी अंतिम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं और अंतिम मेथड की तरफ भी बढ़ते हैं, जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज में देखो क्या है। यहाँ पर ये वाली जो एक्सरसाइज है वो बेसिकली एलिमिनेशन मेथड पर बेस्ड है, और ये इम्पॉर्टेंट मेथड है क्योंकि मैथ्स में जनरली हम मैक्सिमम टाइम यही यूज़ करते हैं। अगर दो इक्वेशन हो हमारे पास, तो अब ये मत समझना कि ये जो आप मेथड सीख रहे हो इसमें ये बहुत काम के मेथड है दोनों, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, जो मैथ के आगे किसी भी चैप्टर में हम यूज़ करते हैं आगे जाके। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करना सीखा। ठीक है, इसके अगला जो चैप्टर है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, दूसरे मेथड से। तो वो चैप्टर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहीं पे भी बीच में आ जाती है मैथ्स में और हमें सॉल्व करनी पड़ती है। ठीक है, आगे जाके आप फिज़िक्स पढ़ते हो और मैथ भी लेते हो, तो वहाँ तो ये मतलब बीच बीच में आ जाती हैं और इन मेथड का यूज़ हमें बहुत करना ही पड़ता है। तो इसको यहाँ पर अच्छे से सीखते हुए चलो आप, ताकि आगे आने वाली क्लासेस में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो पहला क्वेश्चन है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अच्छा, दोनों से ही करना है। तो देखो, सब्स्टिट्यूशन से तो नहीं करेंगे अब हम, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन से मैं ऑलरेडी आपको कई सारे क्वेश्चन करवा चुका। ऑल्दो इसमें बोला तो है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन दोनों से करना है आपको सॉल्व। ठीक है, तो मेथड कोई सा भी हो, चाहे आप ग्राफिकल से करो, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन से करो, चाहे आप एलिमिनेशन से करो, आंसर वही आता है आपका। तो मैं एलिमिनेशन से करूँगा इन सभी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे बोला है कि x + y = 5 और 2x - 3y = 4, ये दे रखा है। तो ध्यान से समझना कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, पहली वाली, और ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो इस मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन का मतलब होता है किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है हमें, तो वो आपकी चॉइस के ऊपर है कि आप किस वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहते हो। तो हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक x है और एक y है। तो आप अपनी इच्छा से किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हो, और आप एलिमिनेट तभी कर पाओगे जब आप उन दोनों को बराबर कर लो। तो जैसे अब यहाँ देखो, सेकंड इक्वेशन में 2x है लेकिन ऊपर केवल x है, तो या तो यहाँ पर भी 2x आ जाए किसी तरीके से। ठीक है, तो दोनों सेम हो जाएंगे, 2x। और यहाँ पर y है, यहाँ पे 3y है। तो अगर y वाले में सेम बनाना चाहूँ तो ऊपर किसी तरीके से 3y आ जाए, क्योंकि नीचे 3y है। ठीक है, तो अब हम इन्हें किस तरीके से एलिमिनेट करेंगे वो देखना पड़ेगा आपको। तो एलिमिनेट करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत पड़ती है पूरी इक्वेशन में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जगह। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2। ठीक है, तो इक्वेशन 1 को ज़रा 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगी 2x + 2y, और इधर 5 से भी करनी पड़ेगी, तो 5 2 जा होता है 10। ठीक है, यानी कि मैंने इस पूरी इक्वेशन को क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका ये मतलब है। और जो चीज़ करोगे आप वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही साइड में करोगे। ठीक है, ये हमने मल्टीप्लाई कर दी। अब ये बन गई 2x 2y = 10, और जो हमारी सेकेंड इक्वेशन थी उसको मैं इसके नीचे लिख देता हूँ। अब ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई है, सब ये वाली जो हो गई मेरी, सपोज़ करो इसको मैं नया नाम दे देता हूँ, एक इक्वेशन थर्ड। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन थर्ड हो गई 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब बस कुछ नहीं करना होता, अगर जो वेरिएबल आपके सेम बने हैं, जैसे ये 2x और 2x यहाँ पर सेम है, तो आपको इनके साइन चेक करने हैं बस। अगर साइन सेम है तो माइनस होंगी दोनों इक्वेशन, किसी को भी किसी में से भी माइनस कर दो, फ़र्क नहीं पड़ता, 1 में से 2 माइनस कर दो या 2 में से 1 माइनस कर दो। ठीक है, तो साइन अगर सेम है, अब जैसे यहाँ पर ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो मुझे माइनस करना पड़ेगा दोनों इक्वेशन को। अगर दोनों माइनस माइनस के होते तो भी मुझे माइनस करना पड़ता है इक्वेशन को। लेकिन अगर साइन जो है वो अपोजिट है, जैसे ये प्लस होता ये माइनस होता, 2x पहली इक्वेशन में 2x प्लस होता, दूसरी इक्वेशन में 2x माइनस होता, तो उस कंडीशन में हम दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। तो ये आप यहाँ पे एक तरीका समझ लो कि अगर सेम साइन हो तो आपको क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है,
और अगर अपोजिट साइन हो तो आपको क्या करना है, तो आपको इक्वेशन को ऐड करना है। तो अब यहाँ पर सेम साइन के हैं 2x, तो मैं क्या करूँगा, इनको मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 बाय 1, ठीक है। 2 को 1 से मैं क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ। तो कैसे लिखूँगा, तो 2 को मैं पहले ऐसे लिख देता हूँ 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 2 एज इट इज़ उतार दी मैंने, और नीचे थर्ड जो इक्वेशन है उसको मैं इसके नीचे लिख देता हूँ 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब क्योंकि मैं माइनस कर रहा हूँ तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे सबके। तो जैसे ये प्लस का था ये माइनस हो गया, ये प्लस का था ये माइनस हो गया, ये प्लस का था ये माइनस हो गया। अब 2x प्लस का 2x माइनस का ये कैंसिल हो गए। तो देखा, इसीलिए इसको एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, क्योंकि एक तो एलिमिनेट हो गया, प्लस माइनस का कट गया। और अब माइनस वाई है ये, और ये माइनस 2y है, ठीक है। इस वाले प्लस से कोई लेना देना नहीं है अब हमारा, ठीक है। तो इसको भूल जाओ। तो माइनस वाई माइनस माइनस प्लस होता है, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ये कितना बचेगा, माइनस का 3y, और इधर ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 10 है, तो माइनस हो जाएंगे और बचेगा माइनस का कितना 6। तो माइनस से माइनस कट गया और 3 2 जा होता है 6। तो y की वैल्यू सीधे आ गई हमारी 2। अब जैसे ही y की वैल्यू आई, इसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। तो अब क्या लिखोगे, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो 1 हमारी क्या थी, तो जैसे यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई करा है ना, तो आप इसमें भी पुट कर सकते हो। जब कुछ नहीं पुट किया था हमने, सिंपली यहाँ पुट कर सकते हो x प्लस वाई बराबर 5 में, x प्लस वाई बराबर 5 में हम 2 पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू आ गई 3। तो इतना सिंपल है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। बस ये प्रॉपर्टी को आपको याद रखना है, सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट साइन है तो ऐड करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड। इसमें 2 इक्वेशन दे रखी हैं आपको, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से दे रखी है हमें इक्वेशन। अब हमें सेम बनाना है इसको। तो देखो कैसे कर सकते हो, तो आप किसी को भी सेम बना सकते हो। अगर मैं इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, सपोज़ करो 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ पूरी इक्वेशन में, तो देखो यहाँ पर ये 2 2 4y हो जाएगा, और ऊपर वाली इक्वेशन में भी 4y आ रहा है, तो फिर मैं इनको कैंसिल कर पाऊँगा, ठीक है। तो पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फिर देखते हैं। तो देखो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो सपोज़ करो यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसे। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा आपका 2 2 4x माइनस के 4y इज इक्वल टू 4, ठीक है। दोनों साइड होगी मल्टीप्लाई हमेशा, लेफ्ट में भी राइट में भी। तो ये हो गई हमारी, सपोज़ करो ये फर्स्ट इक्वेशन थी, और ये मैंने चेंज करके इक्वेशन 2 बना ली। अब ज़रा देखो यहाँ पर 4y y वाले सेम हो गए इस बार, लेकिन एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। तो मैंने आपको क्या बताया है, जब अपोजिट साइन के हो तो दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के लिए क्या करेंगे, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, और इसी के नीचे दूसरी लिख देंगे 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। तो जब ऐड करते हैं तो साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिंपली कट गए, है ना, सिंपली कट गए। 4y से प्लस के 4y से माइनस का 4y आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो 4x और 3x दोनों प्लस के तो ऐड हो जाएंगे 7x, और ये हो जाएगा आपका 14, और 7 2 होता है 14। तो x की वैल्यू आ गई सिंपली 2 आ गई, ठीक है। तो x2 आ गया हमारा। तो अब y निकाल लेते हैं, किसी में भी पुट कर दो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं x की वैल्यू। तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। तो ये हो जाएगा अब 3 इंटू 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। तो 3 2 6 होता है, प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 6 10 में से माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा 4। तो y की वैल्यू आ जाएगी 4 1 4। तो इस तरीके से आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को। तो ये था आपका एलिमिनेशन मेथड। तो आगे के सारे ही क्वेश्चन, इसमें भी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, इन सबको करेंगे हम। तो नेक्स्ट पार्ट में ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है वो शुरू हो जाएगा। तो इस चैप्टर में कोई भी डाउट आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना आप लोग, ठीक है। और धीरे धीरे करके सारे ही चैप्टर आने वाले हैं, तो इसको सब्सक्राइब करके रखना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। पसंद आए वीडियो तो लाइक भी कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।